जय हिंद दोस्तों। फिजिक्स के जो हम एमसीक्यू डिस्कशन कर रहे हैं, आज हमारी चौथी क्लास है। देखिए, इसमें हम क्वेश्चन किस प्रकार से डिस्कशन करते हैं, जैसे क्वेश्चन आंसर दिया होता है और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकते हैं, हम सबके बारे में डिस्कशन करते हैं। सेशन पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें तथा शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जिस भी ग्रुप से जुड़े हैं शेयर करते रहिए। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर में कंजूसी नहीं करना, बाकी सब हम पर छोड़ दो, आपको सब कुछ समझ में आएगा। हम बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास करते हैं। शुरुआत करते हैं क्लास की, बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे। जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन ये है, जिसमें कहा जा रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो ये फैराडे महोदय थे। फैराडे महोदय ने क्या किया, 1931 ईस्वी में, 1931 यहाँ 88 ने 31, 1931 ईस्वी में विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत दिया। इसी वर्ष हमारे एक जोसेफ हेनरी, कौन थे, जोसेफ हेनरी महोदय ने स्वतंत्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत इसी वर्ष दिया। अगर हम ओम की बात करें तो ओम महोदय जो हमारे थे, इन्होंने विभवांतर, किसमें, विभवांतर तथा वैद्युत धारा में संबंध क्या होता है, इसका प्रतिपादन किसने किया, ओम ने किया। न्यूटन ने क्या किया, न्यूटन ने गति के नियम बताए। क्या बताए, गति के नियम क्या होते हैं वो न्यूटन ने बताया। वोल्टा ने क्या किया, वोल्टा ने विद्युत धारा की खोज की। किसकी खोज की, विद्युत धारा की खोज किसने की, तो विद्युत धारा की खोज वोल्टा ने की। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है, तो स्वतंत्र रूप से जो चुंबक लटका होता है वो किस दिशा में रहता है, तो देखिए, एक तो उसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल होता है, तो वह हमेशा किस में रहेगा, उत्तर और दक्षिण में। किस में रहेगा, उत्तर और दक्षिण में। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर आधारित होता है, तो परमाणु बम जो होता है, परमाणु बम क्या होता है, नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। यह काम कैसे करता है, जैसे एक न्यूट्रॉन का अणु जब नाभिक से, एक बड़े नाभिक से टकराता है, एक न्यूट्रॉन का अणु एक बड़े नाभिक से टकराता है, तो वह नाभिक दो या दो से अधिक भाग में टूट जाता है, जिससे बहुत ऊष्मा मुक्त होती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। इससे क्या होते हैं, ये बहुत घातक होती है। इसी कारण नाभिकीय परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है। अच्छा, अगर हम नाभिकीय संलयन की बात करें तो नाभिकीय संलयन जो होता है, यह जैसे सूर्य हमारा हुआ, तारा हुआ, इसमें सब में क्या होता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है। सूर्य वगैरह में सूर्य क्यों प्रकाश होता है, ऊर्जा क्यों होती है उसमें, तो नाभिकीय संलयन की वजह से होती है। इस प्रोसेस में होता क्या है कि इसमें एक हाइड्रोजन का अणु हीलियम में बदलता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती रहती है, जिसके कारण सूर्य हो चाहे तारे हो, सूर्य भी हमारा क्या है, एक तारा है, ये सब क्या है, चमकते हैं। ठीक, प्रकाश उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, भारी जल का। भारी जल हमारा क्या होता है, D2O जो होता है, यह हमारा भारी जल होता है। ठीक, अब अगर हम बात करें CFC की, CFC क्या होता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह यानी कि फ्रिज वगैरह में काम की जाती है। कौन सी, CFC जो गैस होती है। हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन जो होती है, यह विद्युत उत्पादन में काम करते हैं। किसमें, बिजली बनाने में। किसमें, बिजली काम करते हैं, बिजली बनाने में काम करते हैं। इसके अलावा जो ईंधन के रूप में काम करते, ईंधन के रूप में भी काम करती है। जैसे औद्योगिक जो संस्थान होते हैं वहां पर ईंधन के रूप में कार्य करते हैं। इसमें होता क्या है,
तो ये क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन तथा ग्रीन हाउस जैसे गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, जिसके कारण हाइड्रोजन का उपयोग जो है वह किया जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग जो है वायुयानों में भी किया जाता है, क्योंकि वैसे तो हीलियम का किया जाता है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, लेकिन हीलियम की अनुपस्थिति में हाइड्रोजन का भी प्रयोग कर लिया जाता है। हाइड्रोजन का प्रयोग अभिक्रिया में भी किया जाता है। ठीक, इतनी बातें ध्यान रखना। नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस जो है यह एक निष्क्रिय गैस है। कैसी गैस है? निष्क्रिय गैस है। ठीक, जो हमारे बल्ब होते हैं, एडिसन ने जो बल्ब बनाया था, जो उस बल्ब होता है उसमें प्रकाश फैलाने के लिए किस कार्य का, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। इस क्योंकि वह क्रिया ना करे तो निष्क्रिय गैस हमारी नाइट्रोजन गैस होती है, जो कि बल्ब में भरी होती है। और बल्ब का जो फिलामेंट होता है, जो जलता है, जिससे प्रकाश होता है, वो किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आनी चाहिए, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। जितना भी इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड हो सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, सबके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, वो काम हम पर छोड़ दीजिए। लेकिन आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, शेयर करते रहिए। जिस भी मित्र से जुड़े हैं, ग्रुप से जुड़े हैं, सब पर शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल करें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जो नाभिकीय रिएक्टर होता है, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम जो हमारी छड़ होती है उसका प्रयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बोरिक एसिड की बात करें तो बोरिक एसिड जो होता है खाज खुजली में काम आता है, और यौन संबंधी जितने भी संक्रामक रोग होते हैं उसमें भी यह लाभदायक है। भारी जल होता है, यह रिएक्टर के मंदक, नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग आता है। सीएफसी जो होती है रेफ्रिजरेटर वगैरह, फ्रिज वगैरह में काम आती है। ठीक, इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा एवं प्रकाश का स्रोत क्या है? जैसे सूर्य हमारा है, उसमें जो प्रकाश होता है, ऊर्जा होता है, यह किस कारण से होता है? तो किस कारण से होता है? नाभिकीय संलयन की वजह से। नाभिकीय संलयन में क्या प्रोसेस होता है? इसमें जो हाइड्रोजन का अणु होता है, कौन सा? जो होता है वह हीलियम में बदलता है। किस में बदलता है? हीलियम में। हाइड्रोजन का अणु जो होता है हीलियम में बदलता रहता है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, जिसके कारण सूर्य जो है ऊर्जा देता है, प्रकाश देता है। ठीक, नाभिकीय विखंडन की अगर बात करें तो नाभिकीय विखंडन जो होता है वो परमाणु बम में काम करता है। इसमें एक नाइट्रोजन का अणु नाभिक से टकराता है, जिसके कारण वह नाभिक टूट के दो भागों में विभक्त हो जाता है, दो से अधिक भागों में विभक्त होता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊष्मा मुक्त होती है। वर्ण विक्षेपण की अगर बात करें तो वर्ण विक्षेपण, जैसे हम किसी प्रिज्म पर एक प्रकाश पुंज निकालते हैं तो यह 7 रंगों में अलग अलग विक्षेपित हो जाती है, उसे ही क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण की अगर हम बात करें तो जो हमारा बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग जो हमारा होता है, लाल रंग का वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। विकिरण क्या होता है? विकिरण यह प्रकाश का एक गुण है जो तरंग के रूप में चलता है। जो प्रकाश है, किरण जो है तरंग के रूप में चलती है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूर्य बना हुआ है, तो सूर्य किसका बना है? अभी मैंने बताया कि सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होती है तथा उसमें हाइड्रोजन से हीलियम में परिवर्तन होता है। हाइड्रोजन का अणु हीलियम में परिवर्तित होता है, तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों चीज़ें सूर्य में पाई जाती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले किसने बनाया था? अगर हम नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहले हमारे फर्मी महोदय ने बनाया था। किसने बनाया था? फर्मी महोदय ने। अब सबसे पहला अगर हम नाभिकीय रिएक्टर की बात करें तो नाभिकीय रिएक्टर, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर कौन था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर जो था वह अप्सरा। कौन था? अप्सरा नामक नाभिकीय रिएक्टर सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर था, जो 4 अगस्त के आसपास
अगस्त 1956 के आसपास बनाया गया था। अब हमको कमेंट करके बताइए सभी लोग कि जो अप्सरा नामक पहला हमारा नाभिकीय रिएक्टर था, यह कहाँ से लॉन्च किया गया था और कब लॉन्च किया गया था, उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक, ये कमेंट सेक्शन में बताएं सभी लोग। इसके अलावा अगर हम रदरफोर्ड की बात करें तो रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने क्या किया, प्रोटॉन की खोज की। किसकी खोज की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। ठीक, अगर हम हेनरी ब्यूकरल की बात करें तो हेनरी ब्यूकरल महोदय जो थे, इन्होंने क्या किया, रेडियोधर्मिता, किसकी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? हेनरी ब्यूकरल ने की थी। ऑटो हन ने क्या किया? ऑटो-हन जो थे, ये अणु बम, किसका? अणु बम की खोज किसने की थी? तो ऑटो-हन ने किया था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो थी वो जे टॉमसन ने की थी। जे टॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। किसने? चैडविक। किसने की थी? चैडविक की। आई होप इतनी बातें समझ में आ गई होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल की आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? जो वायुमंडल हमारा है, वहाँ आर्द्रता मतलब नमी, तो वहाँ पर आर्द्रता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडल की आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। किसके द्वारा मापते हैं? हाइग्रोमीटर के द्वारा मापते हैं। अगर हाइग्रोमीटर के द्वारा आर्द्रता मापते हैं तो हाइड्रोमीटर से क्या मापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से जो मापते हैं वह द्रव का या जल का घनत्व मापते हैं। क्या मापते हैं? घनत्व। ग्रेविमीटर जो होती है, तो पानी की सतह पर, पानी की सतह पर तेल की मात्रा, तेल की मात्रा, पानी की सतह पर तेल की मात्रा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेविमीटर का प्रयोग किया जाता है। मैनोमीटर जो है, यह दाब मापने के लिए प्रयोग आता है। किस क्या मापने के लिए? दाब को मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ठीक, ग्रेविमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो दाब मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इतनी बातें समझ में आई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, विद्युत धारा को मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो विद्युत धारा हम किससे मापते हैं? तो जल्दबाजी में क्वेश्चन जो लगाएगा वो तुरंत लगाएगा एम्पियर, तो जल्दबाजी नहीं करनी है। ये एम्पियर जो है विद्युत धारा का मात्रक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का मात्रक है। इससे हम विद्युत धारा मापते नहीं हैं। मापते किससे हैं? तो अमीटर के द्वारा हम विद्युत धारा को मापते हैं। वोल्ट मीटर से हम क्या मापते हैं? तो वोल्ट मीटर से हम विभवांतर मापते हैं। वोल्ट मीटर से विभवांतर मापते हैं। और ट्रांसफार्मर क्या करता है? ट्रांसफार्मर क्या काम करता है? एसी करंट को निम्न एसी में, एसी करंट को निम्न एसी में और एसी करंट को उच्च एसी में तथा एसी करंट को सिर्फ एसी में ही भेजने का कार्य कौन सा करता है? तो ट्रांसफार्मर। जैसे हमारे पास बिजली आती है तो आप क्या स्टेबलाइजर लगाते हैं, तो स्टेबलाइजर एक सबसे अच्छा उदाहरण है ट्रांसफार्मर को व्याख्यान करने के लिए, क्योंकि स्टेबलाइजर जो होता है, लाइट अगर कम होती है तो स्टेबलाइजर क्या करता है? उच्च एसी मतलब उसको बढ़ा देता है, और जब लाइट कम होती है तो उसको बढ़ा देता है, और लाइट जब ज़्यादा होती है तो उसको निम्न एसी हमारी आवश्यकता के अनुसार आगे भेजता है। तो स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर क्या करता है? वह एसी को निम्न एसी में और एसी को उच्च एसी में, मतलब ये क्या है? करंट, मतलब एसी करंट को निम्न एसी करंट में और एसी करंट को उच्च एसी करंट में उसकी आवश्यकता के अनुसार भेजता है। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उगता हुआ डूबता हुआ सूर्य जो होता है वो हमको लाल क्यों दिखाई पड़ता है? हमसे पूछा जा रहा है, जैसे सूर्य उगता या डूबता हुआ सूर्य जो होता है वो हमको लाल क्यों दिखाई पड़ता है? बताइए। तो उगता हुआ हो या फिर डूबता हुआ सूरज हमें लाल क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि लाल रंग का जो प्रकीर्णन होता है वह सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है वह सबसे कम होता है, जिसके कारण उगता हुआ सूरज हो या डूबता हुआ सूरज हो हमें लाल रंग का दिखाई देता है। अगर लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम है तो किस रंग का सबसे ज़्यादा है? तो जो हमारे पास बैंगनी रंग होता है, बैंगनी रंग का जो प्रकीर्णन है वह सबसे ज़्यादा होता है।
बैंगनी रंग का अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा होता है, ठीक, वर्ण विक्षेपण भी सबसे ज़्यादा होता है, और लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, वर्ण विक्षेपण सबसे कम होता है, और प्रकीर्णन भी सबसे कम होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 के कोण पर झुके हैं। दो समतल दर्पण एक दूसरे से 90 के कोण पर झुके हैं, उनके बीच एक गेंद रखी गई है। गेंद के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी? तो गेंद में प्रतिबिंब कितने बनेंगे? 3 बनेंगे। कितने बनेंगे? 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई मनुष्य समतल दर्पण की ओर 5 मीटर प्रति किलोमीटर 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है, तो दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब किस चाल से चलेगा? जैसे सोचिए, जैसे आप शीशा, आपके घर में क्या है, आपके रूम में शीशा लगा हुआ हो, घर में शीशा लगा है और शीशे की तरफ आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड की चाल से आगे बढ़ते हैं। अगर आप शीशे की तरफ 5 मीटर पर सेकंड की चाल से जाएंगे तो शीशे में जो प्रतिबिंब होगा वो दोगुना चाल से चलता हुआ दिखाई देगा। यानी कि जब आप 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलेंगे तो जो प्रतिबिंब होगा वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता हुआ हमको दिखाई देगा। आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है उसका फिलामेंट, जैसे जो एडिसन ने बल्ब बनाया था वो बल्ब, ये एलईडी वाले बल्ब नहीं, विद्युत बल्ब जो होता है उसका फिलामेंट जो होता है वो किस धातु का बना होता है? तो किसका बना होता है? टंगस्टन का। किसका बना होता है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब जो होता है उसमें गैस कौन सी भरी होती है? तो नाइट्रोजन गैस भरी होती है। कौन सी? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस जो होती है एक निष्क्रिय गैस है, इसीलिए इसको उसमें भरा जाता है। ठीक, विद्युत बल्ब हो या फिर ट्यूबलाइट हो, पंखा हो, ये सब किस क्रम में जुड़े होते हैं? तो ये हमेशा श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं। किसमें? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। ये हमेशा समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्रम में विद्युत बल्ब, ट्यूबलाइट, पंखा वगैरह ये सब किस में जुड़े होते हैं? समांतर क्रम में जुड़े होते हैं। और श्रेणी क्रम में क्या जुड़ा होता है? तो श्रेणी क्रम में जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज जो विद्युत फ्यूज होता है, तो फ्यूज किस में लगा होता है? श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है? तो विद्युत फ्यूज जो होता है वह विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। विद्युत फ्यूज का क्या कार्य है? विद्युत परिपथ की रक्षा करने के लिए। क्योंकि अगर कोई फॉल्ट आ जाती है तो विद्युत फ्यूज क्या होता है? फ्यूज उड़ जाता है। मतलब वो क्या होता है? फ्यूज जैसे होता है वह निष्क्रिय कर देता है आगे की सप्लाई को। तो विद्युत फ्यूज उड़ जाने के कारण तो विद्युत फ्यूज जो होता है वो श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। इतनी बात समझ में आई? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अधिक ऊंचाई पर चढ़ता हुआ व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। कभी आप ऊंचाई पर चढ़े, पहाड़ वगैरह हो, इन जगहों पर जब आप चढ़ते हैं तो क्या करते हैं? आगे की तरफ थोड़ा झुक जाते हैं। तो आगे की तरफ क्यों झुकते हैं? क्योंकि आपका स्थायित्व आने के लिए, मतलब जब आप अगर मान लो जैसे सीधे आप चढ़ रहे हैं, जैसे पहाड़ है उस पर चढ़ रहे हैं, अगर आप उस पर पहाड़ के समतल की अपेक्षा 90 अंश पर खड़े रहेंगे तो आप गिर जाएंगे। तो स्थायित्व बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? आगे की तरफ हम झुकते हैं। स्थायित्व बढ़ाने के लिए आगे की तरफ झुकते हैं। ठीक, आगे अगला क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष इकाई है तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो होता है वह दूरी की इकाई है या फिर लंबाई की भी कह सकते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या है? लंबाई या दूरी की इकाई है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर पर सेकेंड। अगर इसको हम किलोमीटर में लिखें तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12, क्योंकि 1000 से भाग देंगे तो हमारे 3 जीरो कट जाएंगे, 10 की पावर 12 ही बचेगी। ये किस में होगा? किलोमीटर पर सेकंड में। ठीक, लंबाई या दूरी का एक और मात्रक होता है, उसको क्या कहते हैं? पारसेक। पारसेक लंबाई या दूरी का मात्रक होता है। और एक पारसेक बराबर कितना होता है? तो 3.262
प्रकाश वर्ष। कितना होता है? प्रकाश वर्ष। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे देखिए, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता का मात्रक शायद होता है न्यूटन, न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर प्रति कूलाम। ये क्या होता है? तीव्रता का मात्रक। दूरी का मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक, प्रकाश वर्ष का मात्रक, प्रकाश वर्ष क्या है? दूरी का मात्रक है। गति का मात्रक क्या होता है? गति का मात्रक हमारा होता है मीटर पर सेकंड। गति का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड। इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते, समय का मात्रक हमारा क्या होता है? समय का मात्रक हमारा सेकंड होता है। ठीक, इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। बर्फ के पिघल जाने पर पानी का तल क्या होगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए, बर्फ क्या घनत्व जो होता है वो शुद्ध पानी की अपेक्षा क्या होता है? कम होता है। तो बर्फ का घनत्व जो कम होता है, इसी के कारण जो पानी पर बर्फ क्या होती है? तैरती रहती है। तो जैसे ही बर्फ पिघलेगी तो उससे घनत्व जो है पानी आकार में आ जाएगा। तो पानी आकार में घनत्व, बर्फ की अपेक्षा पानी का जो घनत्व होता है वो ज्यादा होता है। ठीक, तो अब क्या होगा? जब बर्फ पिघलेगी तो उसका जो तल होगा पानी का वह अपरिवर्तित रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। ठीक, अब हम अगर बात करें कि शुद्ध पानी जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस का होता है। इस डिग्री पर जो घनत्व होता है वह घनत्व भी सबसे ज़्यादा होता है पानी का। ठीक, अब 0 डिग्री की अगर बात करें, आप सोच रहे होंगे 0 डिग्री पर सबसे ज़्यादा होगा जब बर्फ़ जमना शुरू हो जाता है। तो 0 डिग्री सिर्फ इसका क्या है? हिमांक। 0 डिग्री क्या है? हिमांक। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछने हैं आपसे, हम पिछली क्लास में पढ़ा चुके हैं, उसमें हम आपसे क्वेश्चन कमेंट करना, बताइए कि जो सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट किस ताप पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट एक समान होते हैं? क्या बताना है आपको? किस ताप पर फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस जो होता है वह क्या होता है? सेल्सियस जो होता है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट समान होते हैं। ठीक, ये क्वेश्चन कमेंट करें सभी लोग इसका आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो जो स्वतः चालित गाड़ियां होती हैं उसमें क्या होता है? हाइड्रोलिक ब्रेक। इसमें क्या आता है? हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक ब्रेक क्या होता है? बहुत अच्छा काम करता है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट वगैरह होते हैं ये भले ही एक बार काम ना करें, लेकिन हाइड्रोलिक जो होती है वो बहुत अच्छा काम करती है। ठीक, गियर तो आप जानते हैं कि गति को कम ज़्यादा करने के लिए गाड़ी में भी गियर होता है, बाइक जिसको बोलते हैं, 4 व्हीलर में, ट्रैक्टर सब में क्या होता है? गियर होता है। गियर क्या होता है? उसकी स्पीड को बढ़ाने और कम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? गियर का प्रयोग करते हैं। तो चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक में किस प्रकार की व्यवस्था होती है? तो हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है। इतनी बात समझ में आई, होप इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़, देखिए आज की क्लास यहीं तक क्लास। अब देखिए सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिए कि आपको सेशन कैसा लगा, और जो भी डाउट हो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर, और जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा इसके लिए कमेंट करें। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करने में कंजूसी ना करें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करते रहें, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। भाई जिस भी ग्रुप से आप जुड़े हैं सभी लोग शेयर करते रहे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्वेश्चन जो होता है हमारा क्वेश्चन आंसर, उसको अपनी भाषा में तोड़ के आप तक कैसे हम पहुंचा पाएँ एकदम नॉर्मल भाषा में, ताकि आप समझ सके। इसका हम प्रयास करते हैं कि नॉर्मल से नॉर्मल भाषा में आपको हम समझा पाएँ। और उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, एग्ज़ाम में आने की संभावना है या फिर पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे गए हैं कई बार, इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो आज हमारी जो क्लास थी वो चौथी थी। ये क्या, एक नज़र सब कवर, मतलब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन जो आता है उससे रिलेटेड जितना भी होता है उसको एक ही नज़र में हम कवर अप करा देते हैं। ठीक, तो हेडिंग बहुत सटीक है, एक नज़र सब कवर। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, उनका भी लाभ हो। ठीक, इसी के साथ सभी लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।